नमस्कार। भारतीय संविधान पर कोई भी चर्चा मुझे लगता है वहीं से शुरू होनी चाहिए जहां से संविधान खुद शुरू होता है, अनुच्छेद 1 से। हाँ बिल्कुल। पहला अनुच्छेद, पहला भाग, ये वो शब्द हैं जो भारत की पहचान तय करते हैं। सही कहा। ये तय करते हैं कि भारत क्या है, इसकी राजनीतिक पहचान क्या है और इसका ढांचा कैसा होगा। तो आज हम इसी बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद की परतों को खोलेंगे। जी, ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, ये पूरे संविधान की क्या कहते हैं दिशा तय करता है। भारत की परिभाषा है ये संवैधानिक तौर पर। और हमारे पास इस अनुच्छेद से जुड़े कुछ दस्तावेज और व्याख्याएं हैं। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए अनुच्छेद 1 के हर पहलू को समझना। हाँ, मतलब इसके शब्दों का क्या अर्थ है, संविधान निर्माताओं ने यही शब्द क्यों चुने और आजाद भारत के लिए इसके क्या मायने हैं और आज क्या है। हाँ, कोशिश यही है कि हम इसके मूल तत्व को पकड़ सकें। ये सिर्फ एक आप कहें कानूनी धारा नहीं है, बल्कि भारत की जो संकल्पना है उसका आधार है ये। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 का जो सबसे पहला वाक्य है वो क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 1 खंड 1 वो कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अंग्रेजी में जैसा हम सब जानते हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अच्छा, यहीं पर पहली दिलचस्प बात आ जाती है। दो नाम, इंडिया और भारत। क्या संविधान मतलब दोनों को समान दर्जा देता है? हाँ। और ये दो नाम रखने का फैसला क्यों लिया गया? क्या इस पर कोई बहस हुई थी संविधान सभा में? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और हाँ, संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर मतलब सोच समझकर दोनों नामों को शामिल किया। अच्छा। देखिए, इंडिया उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा जाना पहचाना नाम था। देश की पहचान उससे जुड़ी थी। सही। और भारत का जुड़ाव तो हमारे गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आप कह सकते हैं पौराणिक अतीत से है। बिल्कुल। तो संविधान सभा में इस पर काफी विचार विमर्श हुआ था। कुछ सदस्य चाहते थे सिर्फ भारत हो, कुछ इंडिया के पक्ष में थे। तो अंत में दोनों को अपनाकर एक तरह का संतुलन बनाया गया। ये दिखाता है कि दोनों ही नाम पूरी तरह से आधिकारिक है, समान रूप से मान्य है। कोई एक दूसरे से कम या ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से विविधता में एकता का प्रतीक भी है, जहां आधुनिक पहचान और प्राचीन विरासत दोनों को जगह मिली है। ये बात समझ आती है कि कैसे दोनों नामों को रखना एक समन्वय था। अच्छा, अब आते हैं वाक्य के दूसरे हिस्से पर। राज्यों का संघ होगा, मतलब शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हाँ, यहां ध्यान देने वाली बात है कि संघ, यूनियन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, न कि महासंघ, फेडरेशन। हाँ, जैसा कि कई दूसरे संघीय देशों में होता है। हाँ बिल्कुल। इसका क्या खास मतलब है? ये शब्द का चुनाव बहुत सोच समझकर किया गया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में इसे स्पष्ट भी किया था। अच्छा, राज्यों का संघ कहने के पीछे दो मुख्य कारण थे। पहला कि जो भारतीय संघ है वो राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। समझौते का नतीजा नहीं है? जी हाँ, मतलब ये कि ऐसा नहीं हुआ कि पहले अलग अलग राज्य थे और उन्होंने मिलकर कोई समझौता किया कि चलो एक संघ बनाते हैं, जैसे अमेरिका में हुआ था। हाँ। भारत को हमेशा से एक इकाई के रूप में देखा गया, जिसे प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में बांटा गया है या बांटा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य अपनी मर्जी से शामिल नहीं हुए एक तरह से, और इसीलिए दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण सामने आता है, वो ये कि किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अच्छा, कोई अधिकार नहीं है? जी हाँ, ये यूनियन शब्द इसी बात पर जोर देता है कि भारत एक है, अविभाज्य है, राज्य इससे टूटकर अलग नहीं हो सकते। जबकि फेडरेशन शब्द में कहीं ना कहीं राज्यों के अलग होने की एक संभावना या एक विचार छिपा हो सकता है। सही। यूनियन ऑफ स्टेट्स इस संभावना को पूरी तरह से खारिज कर देता है। इसीलिए तो भारत को अक्सर कहा जाता है एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अविनाशी संघ जिसके राज्य बदले जा सकते हैं। हाँ, अविनाशी संघ जिसके राज्य, उनकी सीमाएं, नाम आदि बदले जा सकते हैं, यानी वो विनाशी है। अविनाशी संघ, ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। हाँ। तो ये जो अविभाज्यता है, ये जो टूट न सकने वाली बात है, इसका व्यावहारिक महत्व क्या है? ये सिर्फ एक सिद्धांत है या इसका असल में असर पड़ता है देश की राजनीति पे, संरचना पे? नहीं, ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है,
जिसका बहुत गहरा व्यवहारिक महत्व है। हाँ। असल में ये प्रावधान भारत की एकता और अखंडता की संवैधानिक गारंटी है। गारंटी। हाँ, एक तरह से ये सुनिश्चित करता है कि जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं या मान लीजिए कोई अलगाववादी प्रवृत्ति है, वो देश को तोड़ न सके। सही। ये केंद्र सरकार को देश को एक साथ रखने की शक्ति भी देता है और जिम्मेदारी भी। ये स्पष्ट करता है कि राज्य भले ही वो प्रशासनिक इकाइयां हैं, वो संप्रभु नहीं है। उनकी शक्तियां संविधान से मिलती हैं और वो संघ के अधीन है। खासकर आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में जब देश एकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा था, तब तो इस प्रावधान का महत्व और भी ज्यादा था। यानी ये देश को जोड़ने वाला एक तरह का संवैधानिक गोंद है। हाँ बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई संघ की प्रकृति की बात। अब अनुच्छेद 1 भारत के क्षेत्र को, मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया को कैसे परिभाषित करता है और इसमें राज्यों के अलावा और किन चीजों का जिक्र है? हाँ, तो अनुच्छेद 1 का खंड 3 भारत के क्षेत्र को स्पष्ट रूप से बताता है। इसके तहत भारत के क्षेत्र में 3 तरह की इकाइयां शामिल हैं। 3 तरह की? जी। कौन कौन सी? पहला, राज्यों के क्षेत्र यानी टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स। ये वो राज्य हैं जिनकी अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह। इनकी लिस्ट संविधान की पहली अनुसूची में दी हुई है। ठीक है। दूसरा, संघ शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज। ये वो क्षेत्र हैं जो सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन के अधीन होते हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लद्दाख। इनकी भी लिस्ट पहली अनुसूची में है। और तीसरा है ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार भविष्य में किसी भी समय अर्जित कर सकती है, टेरिटरीज दैट मे बी अक्वायर्ड। अच्छा, ये तीसरी श्रेणी अर्जित किए जा सकने वाले क्षेत्र, ये तो काफी व्यापक लगती है। क्या इसका कोई उदाहरण है कि कैसे कोई क्षेत्र इस श्रेणी के तहत भारत का हिस्सा बना हो? सिक्किम का नाम सुनने में आता है। हाँ, सिक्किम इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए, 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब सिक्किम एक भारतीय संरक्षित राज्य था, एक प्रोटेक्टोरेट। हाँ, प्रोटेक्टोरेट मतलब भारत उसकी रक्षा, विदेश मामले वगैरह देखता था। बिल्कुल, लेकिन वो भारत का अभिन्न अंग नहीं था। वहां राजशाही थी। फिर 1974-75 में सिक्किम की अपनी विधानसभा के अनुरोध पर और वहां हुए जनमत संग्रह के बाद, हाँ, जनमत संग्रह हुआ था। हाँ, उसके बाद भारतीय संसद ने 35वां और फिर 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 पारित किया। 2 संशोधन। जी। 35वें संशोधन से सिक्किम को पहले एक सह राज्य या एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। ये भारतीय संविधान में एक बिल्कुल नई और अनोखी श्रेणी थी। अच्छा, एसोसिएट स्टेट। हाँ, लेकिन ये व्यवस्था ज्यादा चली नहीं और फिर 36वें संशोधन के जरिए सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर भारत में विधिवत शामिल कर लिया गया। तो वो पहले तीसरी श्रेणी में आया, अर्जित क्षेत्र, और फिर पहली श्रेणी यानी राज्य बन गया। बिल्कुल सही। तो ये अनुच्छेद 13C के तहत भविष्य में क्षेत्र अर्जित करने की जो शक्ति है, उसका एक स्पष्ट उदाहरण है। वैसे गोवा, दमन और दीव, पुडुचेरी का अधिग्रहण भी इसी तरह हुआ था, जिन्हें बाद में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये तो वाकई दिलचस्प है कि संविधान ने भविष्य में होने वाले भौगोलिक विस्तार के लिए भी पहले से प्रावधान रखा था। तो अगर हम अब अनुच्छेद 1 के पूरे महत्व को समेटना चाहें, इसका निचोड़ क्या निकलता है? ये भारत के लिए क्या तय करता है संक्षेप में? अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें तो अनुच्छेद 1 भारतीय राज्य व्यवस्था की, आप कह सकते हैं, आधारशिला है। इसके कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसा हमने बात की। हाँ। पहला, ये देश का नाम तय करता है। इंडिया और भारत दोनों को आधिकारिक मान्यता। ठीक है। दूसरा, ये देश की राजनीतिक प्रणाली का प्रकार बताता है, राज्यों का संघ, जो इसकी अविभाज्यता और एकता पर जोर देता है। हाँ। मतलब एक मजबूत केंद्र वाला संघ। हाँ, अविभाज्य संघ। तीसरा, ये भारत के भौगोलिक क्षेत्र को परिभाषित करता है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र। ये देश की सीमाओं का संवैधानिक आधार है। और चौथा, आपने कहा था कई पहलू हैं। हाँ, चौथा, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 1 आगे के अनुच्छेदों के लिए, खासकर अनुच्छेद 2 और 3 के लिए एक तरह से मंच तैयार करता है। हाँ, अनुच्छेद 2 और 3 का भी जिक्र आता है अक्सर जब हम अनुच्छेद 1 की बात करते हैं। ये कैसे जुड़े हुए हैं आपस में? ये जुड़ाव बहुत अहम है और ये भारतीय संघवाद की जो प्रकृति है उसे समझने में मदद करता है। देखिए, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। हाँ।
फिर अनुच्छेद 2 संसद को ये शक्ति देता है कि वो संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। जैसे सिक्किम का विलय हुआ वो अनुच्छेद 2 के तहत था। अच्छा। और अनुच्छेद 3 संसद को और भी ज्यादा